हाँ, तो आज फिर से शुरू करते हैं। चैप्टर वही है हमारा, वैद्युत धारिता एवं परावैद्युत पदार्थ। और इसमें अब नया चैप्टर नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो परावैद्युत पदार्थ शुरू करते हैं। परावैद्युत पदार्थ आप जानते हो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, या फिर जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसे सभी पदार्थों को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं वो भी सब परावैद्युत कहे जा सकते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मोम है, लकड़ी है, प्लास्टिक, ठीक है, जितनी भी कुचालक चीज़ें हैं वो सब परावैद्युत पदार्थ कहे जा सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ध्रुवित, और दूसरे होते हैं अध्रुवित। पहला एक और दूसरा ये। तो ध्रुवित परावैद्युत जो होते हैं उनमें जो उनके परमाणु होते हैं उनमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले से ही मौजूद होता है। जैसे हमें पता है कि HCl का जो एक अणु होता है उसमें H पर हल्का सा प्लस आवेश होता है और Cl पर माइनस आवेश होता है। तो ये जो अणु है इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले से ही मौजूद है, और इसमें जो धनात्मक आवेश है उसका केंद्र और ऋणात्मक आवेश है उन दोनों उसका केंद्र, दोनों ही केंद्र अलग अलग हैं। प्लस आवेश का केंद्र यहाँ पे है तो माइनस आवेश का केंद्र यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनको हम कहेंगे ध्रुवित पदार्थ। इसके अलावा जैसे H2 है, N2 है, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं जिनमें कोई बलाघूर्ण नहीं होता, और जैसे H और H आपस में मिले होते हैं, इसमें प्लस आवेश का केंद्र भी यही होगा और माइनस आवेश का केंद्र भी यही होगा। तो क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र एक ही है या संपाती हैं एक दूसरे से, इसीलिए इस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ। इसके बाद एक नई हेडिंग आती है परावैद्युतों से संबंधित ही है, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा हुआ है कि C बराबर K C0। इसका मतलब क्या था? ये है C0 है धारिता जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात है, और ये धारिता तब है जब इसके बीच में, इसकी प्लेटों के बीच में हमने एक परावैद्युत भर दिया है। ठीक है, तो C/CO या C0 बराबर हो जाता है K। यानी किसी संधारित्र के बीच की प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से किसी परावैद्युत को भर देने पर उसकी धारिता जितनी गुना बढ़ जाती है वह उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। इसको आप लिख भी सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग है हमारी परावैद्युतों का बाह्य वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार। अब हमें पता है कि दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं, एक होते हैं ध्रुवित और दूसरे होते हैं अध्रुवित परावैद्युत। तो जब हम ध्रुवित परावैद्युतों को रखते हैं किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर वाले चित्र में, इस वाले चित्र में ये बहुत सारे ध्रुवित परमाणु हैं, ध्रुवित अणु हैं, और ये ध्रुवित अणुओं के जो द्विध्रुव आघूर्ण हैं उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाले चित्र में देखें, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं इसमें, वैसे ही
जो प्लस सिरा है, अणुओं के जो प्लस सिरे हैं वो तो नीचे वाले चित्र में देखेंगे कि जो धनात्मक सिरे हैं अणुओं के, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जबकि ऋण सिरे जो हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हटने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार सभी अणु अपने द्विध्रुव आघूर्णों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं। प्रकार से ये जितने भी, ये हुआ ध्रुवित परावैद्युतों का व्यवहार। और अब देखते हैं अध्रुवित परावैद्युतों का व्यवहार। अब देखिए, जैसे ही हमने एक अध्रुवित परावैद्युत को दो प्लेटों के बीच में यानी वैद्युत क्षेत्र के बीच में रखा, तो अब ये परावैद्युत पट्टी यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो दिखाया रखा है, इसमें हर एक अणु कैसा हो जाएगा, हर एक अणु के जो ऋणात्मक प्लेट यानी सीधे हाथ की ओर चले जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, और जो ऋणात्मक आवेश हैं वो सारे ऋणात्मक आवेश प्लस वाली पट्टी यानी लेफ्ट की तरफ जो है, बाएं हाथ की तरफ, उस तरफ खिंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रत्येक अणु है, प्रत्येक अणु का धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के जो केंद्र हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और उनमें एक अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि परावैद्युत के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ है। अतः यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत उस वैद्युत क्षेत्र को कम कर देता है या क्षीण कर देता है। अब अगर इसी सेंटेंस पे विचार करें कि इसी परावैद्युत पट्टी को जो वैद्युत क्षेत्र की को कम कर देता है, उसको हम परावैद्युत की प्लेटों के बीच में अगर रखते हैं तो क्या करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र को कमज़ोर कर देगा। वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा, और विभव अगर कम हो जाएगा तो C बराबर Q अपॉन V के अनुसार, क्योंकि V कम हुआ इसीलिए C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम उसे और अधिक आवेश दे सकते हैं। अब देखिए, एक नई चीज़ आ जाती है कि हमने किसी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। वैद्युत क्षेत्र इधर प्लस है और इधर माइनस है। इस परावैद्युत को हमने यहाँ रख दिया, तो इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो सारे इस तरफ खींच रहे हैं, यानी माइनस का आवेश जो है वो इस तरफ खींच रहा है, और प्लस आवेश सारा का सारा इधर खींच रहा है। यदि हम इस विभवांतर को बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पर जाना शुरू कर देंगे, और इस स्थिति को हम कहते हैं परावैद्युत भंजन। इस स्थिति को हम कहते हैं परावैद्युत भंजन। ठीक है, यानी परावैद्युत को जब बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में या बढ़ते हुए विभवांतर में रखते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में ये पूरा परावैद्युत गल जाता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं परावैद्युत भंजन। यहाँ से एक नई चीज़ और निकल के आती है कि यह परावैद्युत कितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। ठीक है, जब तक कि उसमें परावैद्युत भंजन नहीं होता। तो यहाँ से एक नई चीज़ आई कि परावैद्युत सामर्थ्य, यानी वह कितना समर्थ है अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को सहन करने में। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसके लिए परावैद्युत में परावैद्युत भंजन नहीं होता,
उस परावैद्युत का परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच एक पतली परावैद्युत पट्टी रखी हो। यहाँ पर हमने एक संधारित्र लिया है जिसकी प्लेट क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी है d, ठीक है, और निर्वात में यहाँ पर यानी जो खाली जगह है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है इसके भीतर E0। इसके अलावा जब हम एक T मोटाई की एक K परावैद्युतांक वाली एक पट्टी इसके बीच में, इसकी प्लेटों के बीच में रख देते हैं, तब इसके भीतर परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र हो जाता है E। ठीक है, तो पहली स्थिति ये हुई और दूसरी स्थिति हुई ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A, जबकि प्लस Q यहाँ है और माइनस Q यहाँ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने जैसे ही प्लेट इसके बीच में रखी संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तब दूसरी स्थिति के अनुसार परावैद्युत के भीतर परावैद्युत पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब हम देखें कि अगर इसकी प्लेटों के बीच में विद्युत विभवांतर V है, ठीक है, तो V कितना होना चाहिए, E0। E0 कितने क्षेत्र में है, D में से T क्षेत्र तो परावैद्युत पट्टी ने घेर रखा है, तो बचा क्या D माइनस T और प्लस इतना विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में है, कितनी चौड़ाई में है, T में है, तो E इंटू T। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E की जगह रखेंगे यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K इंटू T। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और अंदर बचेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, अब देखिए हमें धारिता के लिए क्या चाहिए, Q अपॉन V। ठीक है, तो हमने Q यहीं रहने दिया, V को यहाँ ले आए, एप्सिलॉन नॉट A को ले गए ऊपर, ये रहा, और D माइनस T प्लस T अपॉन K को हम नीचे ले गए। ठीक है, तो धारिता की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, तो जब T मोटाई की K परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखी है, तो उसकी धारिता का सूत्र हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब देखिए कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, यही हम निकाल लेते हैं कि अगर T इज इक्वल टू D हो जाए, यानी पूरे संधारित्र की चौड़ाई जो है वो पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ घेर ले। ठीक है,
यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाए, डी के बराबर हो जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह हम क्या रखेंगे, डी, ठीक है, प्लस डी अपॉन के। तो यहाँ डी से डी कट जाएगा, ये वाला डी और ये वाला डी कट जाएंगे आपस में ऐसे करके, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, ठीक है, और ये के जब ऊपर जाएगा तो सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। देखिए ये वही सूत्र है जो आपने पहले देखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब t इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये परावैद्युत पट्टी इतनी पतली हो जाए कि लगभग उसकी चौड़ाई 0 हो जाए। उस स्थिति में क्या होगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0 अपॉन k हो जाएगा। तो ये भी 0 और 0 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो वो भी 0 है, ये दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो इस स्थिति में किस तरीके से व्यवहार करेगा संधारित्र, जैसे उसकी प्लेटों के बीच केवल निर्वात हो। अब देखते हैं तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपने सोचा कि परावैद्युत को हटा के हम एक धातु की पट्टी अगर रखते हैं तो क्या होगा। तो धातु की अगर पट्टी रख देते हैं तो उसका परावैद्युतांक होता है अनंत, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में t अपॉन के यानी t बटे अनंत, यानी इस t के अनंत टुकड़े कर दोगे तो क्या बचेगा, लगभग 0 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए c बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस 0। तो हमारा फॉर्मूला इसमें बदल जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी, एक ये नया फार्मूला आ गया, ठीक है। इसकी धारिता थोड़ी बहुत बढ़ी हुई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पट्टी की चौड़ाई पर ज़्यादा निर्भर करेगी। अब चौथी स्थिति एक और हो सकती है। चौथी स्थिति ये होगी कि हम T1, T2, T3, T4, Tn मोटाइयों की तथा K1, K2, K3, Kn परावैद्युतांकों वाली बहुत सारी पट्टियाँ रख देते हैं। n पट्टियाँ किसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में रख देंगे, T1, T2, T3 ऐसे करके बहुत सारी पट्टियाँ रख देंगे, बनाना संभव नहीं है। तो पूरा स्थान हम इसी से भर देते हैं, तब संधारित्र की धारिता हो जाएगी, देखिए ऊपर वाले इस वाले सूत्र से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a एज इट इज़, क्योंकि प्लेट क्षेत्रफल भी एज इट इज़ है। अब यहाँ आ जाते हैं d माइनस t की जगह क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2, लेकिन कैसे मारेंगे, ब्रैकेट मारेंगे यहाँ पे, प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn, ठीक है, प्लस अब देखिए ये वाली टर्म लेते हैं, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn, ठीक है। एक ब्रैकेट हम यहाँ लगा देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट ये रहा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। इसको दोबारा लिख दूँ, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn, ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट चालू, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस सो ऑन प्लस
टी एन अपॉन के एन, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और ये यूपी बोर्ड में 2014 में आ चुका है। इसमें आप लिख लीजिए, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो CO इज इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरड। अगर इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता हो जाती है C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक K माना गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना संधारित्र की प्लेट दूरी कितनी है, D है। ठीक है, तो T कितना हो जाएगा, दिए होने अनुसार 3/4 किसका, D का। तो अब हमें K ज्ञात करना है, K कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, C, जबकि परावैद्युतांक पट्टी रखी है उसके बीच में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये कर लिया। दूसरा जो वायु है, वायु संधारित्र है, यानी पहली स्थिति में CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह दें अगर, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और निर्वात के साथ वायु के साथ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये पहले से ही था। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर CK अपॉन CO आ जाएगा। देखिए CK है ऊपर, ये रहा और ये रहा, इसमें एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो ये तो कट जाएंगे। तो नीचे क्या बचेगा, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये तो यहाँ से आ गया, और इसके नीचे जो है ये वो सबसे ऊपर जाएगा, तो बचेगा ऊपर D। ठीक है, अब CO की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, और हमारा आंसर आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन बीच की जो है आप करें, और आंसर हमारा K आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बीच की कैलकुलेशन अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ें तो बड़े आराम से कर लेंगे।